केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे, जिसमें उनके विपक्ष से बहस हो गई थी। यह भाषण भी काफी यादगार है, उसकी झलक भी आपको दिखाते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित है। अब आपको सुषमा स्वराज का ऐतिहासिक भाषण सुनाते हैं, जो उन्होंने 11 जून 1996 को संसद में दिया था। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई थी। 2013 में विपक्ष के नेता के तौर पर अरुण जेटली का एक भाषण भी बहुत याद किया जाता है। वो भाषण भी आपको सुनवाते हैं। और जब भ्रष्टाचार के उदाहरण बहुत अधिक बढ़ते हैं, तो फिर शासन की विश्वसनीयता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और मुझे खेद है ये कहते हुए अध्यक्ष जी कि एक ऐसी सरकार है जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर पिछले 3-4 वर्ष में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जिनकी वजह से शासन का उत्साह भी टूटा है, उसकी विश्वसनीयता भी टूटी है, और देशवासियों का और पूरे विश्व का जो नजरिया था इस सरकार की तरफ देखने का और इस देश की तरफ देखने का, उसमें भी बदलाव आया। अर्थव्यवस्था के सामने बहुत कुछ कहा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इस देश में विकास करना है तो इस देश को विकास की जरूरत है। वो विकास तेजी से कैसा हो सकता है, इसको लेकर सरकार और हमारे बीच में मतभेद हो सकता है। किन नीतियों के माध्यम से ज्यादा तीव्र गति पे होगा, इस पे दो मत हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की गरीबी इस देश में है, अगले 10-20 साल हम 8%, 9%, 10% पर आगे बढ़े, तभी इस देश की समस्याओं से हमें समाधान मिलेगा। और अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो संबोधन दिखाते हैं, जब वो पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे और संसद के अंदर संस्कृत भाषा में उन्होंने शपथ ली थी। आइए देखते हैं। अहम आदित्यनाथ
लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब भी बोलते हैं तगड़ा बोलते हैं। उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। सभा हो या फिर संसद, हर जगह उनकी बात सुनी जाती है और फिर ठहाके लगते हैं। अब उनका एक ऐसा ही भाषण आपको सुनाने जा रहे हैं जो सदन में काफी यादगार माना जाता है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे। अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। भाई जा सुनिए सब, उसमें हम सब लोग हैं। आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर। हम लोग चिंता मत कर। तो ये जो मन है मत वाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी, मतवाला भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। तो अपने चिर परिचित अंदाज में लालू प्रसाद यादव अब आपको लालकृष्ण आडवाणी का एक भाषण सुनवाते हैं जिसमें वो भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात कर रहे हैं। ये उन्होंने लोकसभा की 60वीं सालगिरह पर कही थी, जो आज हकीकत के तौर पर हमारे सामने है। भारत आने वाले वर्षों में
एक विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें भी लोगों को संदेह नहीं। लेकिन यह सब विशेषताएं होते हुए भी मुझसे कोई आज अगर पूछता है कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, कि जो अंग्रेज से मुक्ति पाने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भारत में संविधान बनने के बाद और आज संसद का पहला दिन से लेकर के 60 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानेंगे? तो मैं कहूंगा जिस कारण से आज हम ये दिन मना रहे हैं कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है, इस उपलब्धि को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। उन दिनों में कोई देखे कि जब भारत ने 1950 में लोकतंत्र अपनाया। और अब आपको कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी एक भाषण सुनवाते हैं। 23 मार्च 2022 का यह भाषण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जो बेहद कमज़ोर है, उनका प्रतिशत 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसीलिए 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी के एक भाषण की बड़ी चर्चा होती है। वो बयान भी, वो भाषण भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेसेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया। और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। राहुल गांधी इस बयान में केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे थे। अब आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी एक भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने पुरानी संसद में 2019 में दिया था। दुख की बात, अगर स्पीकर सर, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। मुझसे ये कहा गया कि विकास होगा वहां पर कश्मीर में, मुझे खुशी इस बात की। मैं ये जानना चाहता हूं, एक ही काम के लिए राष्ट्रपति आए उत्तर प्रदेश में, एक ही काम के लिए प्रधानमंत्री आए, एक ही काम के लिए आपको बुलाया गया। बताओ वो काम किसका था जो आप शिलान्यास कर करके आए थे? तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते आप, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब दिए हैं, तो जब उत्तर प्रदेश के साथ ये धोखा हो सकता है। पुरानी संसद का भविष्य में जब भी जिक्र किया जाएगा, ऐसे बयान सुनवाए जाएंगे, ऐसे भाषण सुनवाए जाएंगे, सैकड़ों हजारों किस्से सुनाए जाएंगे, जिनमें से कुछ तस्वीरें हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं और उससे जुड़े हुए किस्से भी आपको जल्दी से बताते हैं। सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। बीजेपी जब 2014 में भारी बहुमत के साथ जीतकर सरकार में आई थी, तब सबकी निगाहें पहली बार संसद पहुंच रहे पीएम मोदी पर थी। वो दिन 20 मई 2014 का था। बतौर सांसद पहली बार संसद पहुंचे पीएम मोदी ने संसद की सीढ़ियों को झुककर प्रणाम किया था, लोकतंत्र के मंदिर को चूमा था। उसके बाद वो अंदर गए थे। उस दिन वो बहुत भावुक भी थे। 2018 की एक तस्वीर आज ही लोगों के जहन में ताजा हो गई। जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब राहुल गांधी ने आंख मारी थी और अचानक से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री को गले लगा लिया था। यह सब कुछ बहुत चौंकाने वाला था।
दरअसल राहुल गांधी अपना संबोधन दे रहे थे। इसमें उन्होंने कहा, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी के अंदर मेरे खिलाफ जो गुस्सा है, उनकी नजर में मैं पप्पू हूं, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति थोड़ा भी गुस्सा नहीं है। इतना बोलने के बाद राहुल गांधी पीएम मोदी के पास पहुंचे, उन्हें गले लगाया। इस पर पीएम मोदी भी चौंक गए थे। हालांकि पीएम मोदी ने बाद में सहज अंदाज में रिस्पॉन्ड करते हुए राहुल गांधी से हाथ मिलाया था। आज भारत न्यूक्लियर पावर है, इसके पीछे हमारी सरकार और साइंटिस्ट का अथक प्रयास था। अमेरिका की सैटेलाइट 24 घंटे निगरानी कर रही थी, बावजूद इसके 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के इसी भवन से इसका ऐलान किया तो अमेरिका यकीन नहीं कर पाया और सीआईए अपनी नाकामी पर सिर पीटता रह गया। वो तस्वीरें भी पूरे देश को आज याद है। डिवाइस एंड ए थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और बराक ओबामा जैसी शख्सियतों ने संसद के दोनों सदनों को यहीं से संबोधित किया। पुरानी संसद कई मौके पर आधी रात को भी बुलाई गई। 2017 की तस्वीर दिखाते हैं आपको, जब आधी रात को विशेष सत्र बुलाकर जीएसटी कानून लागू किया गया था। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब आधी रात को संसद खुली हो। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश की आजादी की औपचारिक ऐलान हुआ, तब भी संसद के विशेष सत्र के दौरान ही इसका ऐलान किया गया था। संसद की पुरानी बिल्डिंग में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान हुआ। उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने, जब गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी को बधाई देते हुए दिखे थे। ऐसी तस्वीरें बहुत कम मौके पर देखने को मिली। अगस्त 2021 में संसद के मानसून सत्र में खूब हंगामा हुआ था। इससे पहले इतना हंगामा कभी भी देखने को नहीं मिला था। बात इतनी बढ़ गई थी कि राज्यसभा के अंदर मार्शल तक बुलाना पड़ गया था। इसके बाद 11 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। जब हंगामे को लेकर रिपोर्ट आई तो पता चला कि कई सांसदों ने रूल बुक फाड़ दी थी। कई सांसदों ने कागज फाड़कर उसके टुकड़े हवा में लहराए थे। तो ये तो बात रही देश की तरक्की की, उन्नति की, लेकिन एक पड़ोसी